Very good morning to students. Today we will discuss about replication of DNA. The replication of DNA means formation of DNA from the DNA. Okay. So in this process, the DNA dependent DNA polymerase enzyme, it is responsible for this process. It is the main enzyme used DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotide. Okay. तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन 5 days to 3 days डायरेक्शन. ठीक है. तो जो 5 days to 3 days डायरेक्शन होती है डीएनए टेम्पलेट की, उससे क्या होता है, नई डीएनए का बनना होता है. और इसकी जो डायरेक्शन होगी, यदि मान लीजिए ये स्ट्रैंड है डीएनए की और इससे डीएनए बन रहा है दूसरा, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, 5 से 3 days की तरफ ही होगी. ठीक है. एंड न्यू सेल्स कॉल्ड एज डॉटर सेल्स. Then DNA replication occurs in prokaryote in cytoplasm and in eukaryote in nucleus at S phase. ठीक है. Then replication fork. तो replication fork क्या होता है, ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है इन डीएनए हेलिक्स, जहाँ पर क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. रेप्लिकेशन अकर्स विद इन स्मॉल ओपनिंग, है ना, विच इज़ कॉल्ड फॉर्क. तो एक स्मॉल सी ओपनिंग जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं. देन सेकेंड इज आरएनए प्राइमरी एंजाइम है, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, जो क्या करता है, इनिशिएट करता है प्रोसेस को, स्टार्ट करता है रेप्लिकेशन को. ठीक है. देन कमिंग अपॉन द मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना, जहाँ से रेप्लिकेशन को बिगिन होना है. सो इट बिगिन एट अ पर्टिकुलर स्पॉट. एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है डीएनए पे जहाँ से ये प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी. ओके. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ ओरिजिन. इसके 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है रेप्लिकॉन, सेकंड होता है मल्टी रेप्लिकॉन. ठीक है. तो रेप्लिकॉन इट इज़ अ सिंगल यूनिट विच इज़ कॉल्ड रेप्लिकॉन. तो जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं या स्मॉल क्लास के जो जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, एल्गी हो गया, शैवाल हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, रेप्लिकॉन होता है. मतलब इनमें सिर्फ एक, इनके डीएनए में एक ही ऐसा स्पॉट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट. बट इन मल्टी रेप्लिकॉन्स विच हैव अ मल्टीपल रेप्लिकेशन यूनिट, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में आ जाएगा, सारे यूकैरियोट्स जितने भी हैं वो सारे क्या आएंगे, मल्टीपल रेप्लिकेशन यूनिट में आएंगे. सेकेंड हमारा पॉइंट आएगा एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. तो एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मीन्स जितने भी हमारे न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म में हैं वो सारे क्या हैं, डीएक्टिवेटेड हैं. तो उनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, ये सारे इन द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मोनोफॉस्फेट, सो विच इज कन्वर्टेड इनटू DATP ट्राइफॉस्फेट यूजिंग ATP एंड एंजाइम फॉस्फोराइलेज. तो फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यही तो है जो सारे क्या होंगे, पॉलीमराइज होकर एक डीएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करेंगे. एंड ATP यहाँ पर यूज होगी, जो उसके फॉस्फेट लेकर क्या बनाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे ट्राइफॉस्फेट. डी मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू ट्राइफॉस्फेट. डीऑक्सीराइबोज साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीग्वानिन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सीथाइमिन ट्राइफॉस्फेट. सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, ये सारे ट्राइफॉस्फेट हमारे, इनका नाम क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. सर्व एज अ ड्यूअल पर्पस. ये क्या करते हैं, ड्यूअल पर्पस वर्क करते हैं. फर्स्ट इट इज एक्ट एज अ एनर्जी सबस्ट्रेट. ठीक है, ये एक एनर्जी सबस्ट्रेट का काम कर रहे हैं. सेकेंड इट इज़ प्रोवाइड द एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन. मीन्स जब डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, रेप्लिकेशन होगा, तो उसमें क्या होगा, कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, एक दूसरे से बॉन्डेड होकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेंगे. तो उसमें हमें क्या होगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो एनर्जी हमें यही प्रोवाइड करेंगे. थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड. तो पेरेंट डीएनए मीन्स जिससे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है, जिससे रेप्लिकेशन हो रहा है. तो जो एंजाइम होता है हेलिकेज एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस एक्ट एज अ ओवर ओरी
and unwind two strand of DNA result in the formation of DNA result in the formation of biseparate replication fork. ठीक है, इस तरीके का जो DNA आपका होगा वो ऐसा होगा, इस तरीके का. ठीक है, मान लीजिए 2 स्ट्रैंड DNA की हैं तो वो इस तरीके से क्या होगा, खुलता जाता है. और यहाँ पर मान लीजिए आपका ये रेप्लिकेशन फॉर्क हो, है ना. तो इस तरीके से DNA आपका बनता जाता है. सेकेंड हमारा आएगा बेस पेयरिंग. तो 2 सेपरेट DNA स्ट्रैंड नाउ फंक्शन एज देयर नाइट्रोजनस बेसिस अट्रैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, जैसे थायमिन टू जैसे DATP कन्वर्ट इनटू T, DAEP कन्वर्ट इनटू एडेनिन. क्या होगा फिर, जब DNA बनेगा तो जितनी भी ये ट्राइफॉस्फेट बने हैं वो क्या बना लेंगे, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो लेंगे और क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. तो मान लीजिए कोई DNA है, मान लीजिए इसकी एक स्टैंड है जिसमें आपका क्या बन गया है, ये बने हैं आपके, है ना, इस तरीके से. तो जब कोई दूसरी नई चेन आएगी उसके बनने के, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, उसका जो भी आपका न्यूक्लियोटाइड होगा, से A के कॉम्प्लीमेंट्री T है, T के कॉम्प्लीमेंट्री A है, C के कॉम्प्लीमेंट्री G है, इस तरीके से. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होंगे, ऐड होंगे और बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा इनका, हाइड्रोजन बॉन्ड. से A T के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और C और G के बीच में डबल बॉन्ड होता है. ठीक है, इस तरीके से क्या कर लेंगे, बेस पेयरिंग हो जाएगी इनकी. एंड एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज रिमूव 2 फॉस्फेट फॉर्म फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा है तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी. जो क्या एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहाँ वर्क करेगी, यूज इन द बिल्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड. सेकेंड आ जाएगा हमारा इस जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारा न्यू स्टैंड फॉर्मेशन. न्यू स्टैंड फॉर्मेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, ATP एंड DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. ये तीनों एंजाइम जो हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक न्यू स्टैंड फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, ATP एंड DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्ड अटैच्ड टू nitrogen bases and DNA strand stabilize phosphodiester bond and get linked to form replicant DNA strand. ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, वो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा उनके बीच में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा. देन 2 स्टैंड फॉर्म. जो स्टैंड बनती हैं वो 2 टाइप्स की स्टैंड बनती हैं. ठीक है, फर्स्ट होती है लीडिंग स्टैंड. लीडिंग स्टैंड का मतलब होता है वो स्टैंड जहाँ से चेन आगे बढ़ रही है, मीन्स एलोंगेशन हो रहा है ना. जैसे मान लीजिए आप कोई भी DNA स्टैंड है जहाँ पर यहाँ पर ये अलग अलग हो गई हैं दोनों स्टैंड. ठीक है, और RNA प्राइमर यहाँ पर ऐड हो गया है और वो क्या करता है, RNA प्राइमर यहाँ पर एक DNA का मॉलिक्यूल छोटा सा बनाया और फिर आगे बढ़ गया, है ना. यहाँ से छोड़कर अब मान लीजिए वो RNA पॉलीमर यहाँ बन के 2 स्टैंड बन गई. अब यहाँ जब बन जाएगा तो वो खिसक कर यहाँ आ जाएगा. ठीक है, यहाँ फिर एक छोटा सा फॉर्क बना के फिर वो आगे बढ़ जाएगा इधर. इस तरीके से क्या होता है, DNA के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते जाते हैं जो फिर क्या होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ऐड होकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेते हैं. सेकेंड स्टैंड आती है लैगिंग स्टैंड. लैगिंग स्टैंड क्या होती है, इसकी पोलैरिटी 5:3 ही होती है and its complement strand discontinuously due to exposure of a small stretch of template at one time. Then ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. ये शॉर्ट फ्रेगमेंट्स जो DNA के छोटे छोटे, मैंने आपको बताया भी कि DNA के छोटे छोटे फॉक बनते हैं, RNA प्राइमर जो बनाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो बनते हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, जो कि क्या करते हैं फिर आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बॉन्डेड होकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेते हैं. तो ये हुआ अबाउट DNA रेप्लिकेशन. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.